नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एनेलिडा संघ के बारे में। एनेलिडा मतलब जिसमें सूक्ष्म वलय पाई जाती है, जिसमें खंडी भवन पाया जाता है, खंड पाए जाते हैं और वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एनेलिडा। एनेलिडा शब्द है वो एनुलस से बना है और एनुलस का मतलब होता है स्मॉल रिंग, मतलब छोटी वलय या सूक्ष्म वलय। तो इस तरह से जो एनेलिडा है यह संघ, अब ये संघ के जो विशेष लक्षण है, अब ये जो विशेष लक्षण है ये इसके बाद में जितने भी संघ आएंगे ये लक्षण सभी में पाए जाएंगे। देखिए ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। इसके बाद में जितने भी हम संघ पढ़ेंगे सभी के अंदर 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। और सीलोमिक मतलब ये प्रगुही होते हैं, इनमें सीलोम पाई जाती है। तो इसके बाद में जितने भी संघ पढ़ेंगे सब में सीलोम पाई जाती है। इसके अलावा अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर का इनमें संगठन पाया जाता है। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे देखिए आमाशय एक अंग है, यकृत एक अंग है, छोटी आंत बड़ी आंत ये अंग है, लेकिन ये सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इन सभी अंगों का कुल मिलाकर एक काम हो जाता है, भोजन का पाचन। तो इस तरह से अब इन जीवों के अंदर अंग तंत्रों का निर्माण हो गया और ये विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं। और इस संघ के जो तंतु हैं इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। खंडी भवन का मतलब खंड पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं, शरीर के ऊपर ऐसा लगता है खंड। तो खंडी भवन 2 प्रकार का हो सकता है। एक ऐसे जीव होते हैं जिसमें जो सतह है, जैसे ये इसके ऊपर खंड आपको दिख रहे हैं, सतह के ऊपर खंड पाए जाते हैं, इसको सतही खंडी भवन कहते हैं। और ये बाहर जो हमें खंड दिख रहे हैं ये उसके शरीर के अंदर तक जाते हैं, तो इसको हम वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। इस संघ का सबसे अच्छा उदाहरण है केंचुआ, और जो केंचुआ है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुए के द्वारा खाद का निर्माण किया जाता है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो केंचुए के अंदर जो बाहर से खंड दिखाई देते हैं वो अंदर तक जाते हैं, मतलब वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। एक केंचुए की जब बात करते हैं तो केंचुए के अंदर 100 से लेकर 120 तक खंड पाए जाते हैं। तो ये जो संघ है इसमें खंडी भवन वाले जंतु रखे गए हैं, या वे जंतु आते हैं जिनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। अब ये जीव है वो मुक्त जीवी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। मुक्त जीवी का मतलब फ्रीली जीवन यापन कर सकते हैं या अन्य जीवों के शरीर के अंदर पैरासाइट के रूप में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये लवणीय हो सकते हैं, अलवणीय भी हो सकते हैं, क्योंकि अब ये विकसित जीव है, जटिल जीव है, तो सभी जगह पाए जाते हैं। इनमें अनुदैर्ध्य वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है, ये पेशियां इनमें चलन में सहायता करती है। और कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं तो उनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं या पार्श्वपाद पाए जाते हैं, जो उसमें तैरने में सहायता करते हैं या तैरने का कार्य करते हैं। अब देखिए इनमें जो हम अंग तंत्र की बात करते हैं तो ये ऐसा संघ है जिसमें पहली बार बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है इसमें हृदय पाया जाता है। हृदय जब रुधिर का वहन करता है तो वह रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, मतलब बाहर फ्री नहीं रहता। हृदय से रुधिर वाहिनी से हृदय, रुधिर यदि बंद रहता है रुधिर वाहिनियों के अंदर तो इसको हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इन जीवों के अंदर रुधिर लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हर समय ध्यान रखना, यदि रुधिर का रंग लाल है इसका मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन मनुष्य के अंदर बात करते हैं तो मनुष्य बहुत ही विकसित प्राणी है, इसलिए रुधिर लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रुधिर लाल रंग का है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है
वो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में पाया जाता है। और उत्सर्जन के लिए इसमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं या वर्षक पाए जाते हैं। इससे पहले हमने वर्ग के बारे में बात की, एस के एल्मंथीज, उसमें उत्सर्जन रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होता है। उससे पहले हमने बात की प्लेटी एल्मंथीज, उसमें जो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब हम यहाँ पर एनेलिडा के अंदर बात कर रहे हैं उत्सर्जन किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा या वर्कक के द्वारा किया जाता है। अब ये पैरापोडिया की बात हो चुकी। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती है, तंत्रिका वलय पाई जाती है, तंत्रिका रज्जुक पाई जाती है, पृष्ठ भाग में लोडनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम तंत्रिका रज्जुक बोलते हैं। और ये जो एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिकाएं होती है इसको ब्रेन भी कहा जाता है। एक लिंगी जंतुओं की बात करते हैं तो जल में पाया जाने वाला जो नेरिस है यह एक लिंगी होता है। और इस संघ के जंतु द्विलिंगी भी होते हैं, जैसे केंचुआ और जॉक। जॉक को लीच भी कहा जाता है, हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है। तो एक लिंग एनिलिड की बात करें तो एक लिंगी होता है नेरिस, जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। पैरापोडिया या पार्श्वपाद के द्वारा यह तैरने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो द्विलिंगी जंतु है वो है केंचुआ और लीच। इनमें जनन की बात करें तो जनन लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन जब पाया जाता है तो इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होगा। और जो निषेचन है वो बाह्य पाया जाता है। केंचुए में एक संरचना पाई जाती है कोकून। कोकून के अंदर किसका अंडाणु और शुक्राणु का क्या होगा? मिलना होगा, या निषेचन कोकून के अंदर पाया जाता है। अब जो लार्वा है वो होता है क्रोकोफोर। ये सवाल बन सकता है, जो मैंने गोलाकार कर रखा है यहां से आपके सवाल बन सकते हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया या वर्कक के द्वारा होता है। और एक लिंगी नेरिस, द्विलिंगी केंचुआ और जॉक। लार्वा अवस्था का नाम क्या है? ट्रोकोफोर। ये मैंने जो गोल घेरा कर रखा है ये ही आपके सवाल है। ये सवाल आपके 11th में पूछे जा सकते हैं, ये सवाल आपके 12th में पूछे जा सकते हैं, ये सवाल आपके नीट, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट इन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आप अभी जो बायो पढ़ रहे हैं ये बायो 11 के हिसाब से नहीं पढ़ें, आप इसको परमानेंटली स्थायी रूप से पढ़ें, ताकि यह नॉलेज आपके 11 के बाद में 12 के बाद में बीएससी, एमएससी, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, मतलब आप जब तक पढ़ते हैं तब तक ये नॉलेज हमारे पास रहेगा। अब जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, एक बार आपने क्लास में पढ़ा, उसके बाद आप YouTube पे पढ़ रहे हो, मतलब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो आप ये सब चीजें हैं वो नोट करते जाइएगा। ये यदि आप नोट करते जाओगे तो ये नोटबुक, ये नोट आपकी जिंदगी भर काम आएगी। अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आपको भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यदि आप जिंदगी में कहीं कभी भी बायो पढ़ाओगे तो आपके लिखे हुए नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। किताब की भाषा आसानी से समझ में नहीं आती है, खुद की भाषा में लिखे गए नोट्स हमें फटाफट समझ में आ जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी इस हिसाब से करें, मतलब आप ऐसे पढ़िए जैसे मान लो मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। 11th लोकल एग्जाम है, चलो कम नंबर से पास होते हैं तो पास ही करना है, लेकिन 12th आपका बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद में आपका टारगेट होना चाहिए नीट एग्जाम। आपने साइंस ली है, आप विज्ञान वर्ग से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको मेडिकल लाइन में जाना है, इसका मतलब आपको जो साइंस का फील्ड है उसी के तहत आपको प्रोग्रेस करनी है। तो आप फिलहाल खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। आप यदि खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही आगे जाना है, तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और आप इन आशीर्वाद को लेकर फिर पढ़ेंगे तो ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और तो ही आप जिंदगी के अंदर सफल होंगे। लाइफ के अंदर यदि हम बात करें तो आगे जब
क्या कहते हैं फील्ड की बात करते हैं तो विज्ञान के अंदर भी अलग अलग कई फील्ड है, लेकिन आपको कौन से फील्ड में जाना है उसको भी आपको अभी तय करना है। अभी तय करके आपको उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। तो मेरे कहने का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ये 11th तो है ही, 11th तो हो जाएगी, लेकिन आगे आपका जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़े, आप इसके नोट्स बनाएं, लिखें। विज्ञान के अंदर मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी, यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है, तो आप उसको बार बार लिखें, बार बार लिखें, बार बार लिखें। बार बार लिखोगे तो वो आपको फटाफट याद हो जाएगी। चित्र यदि आप बनाते हैं, चित्र बनाने की आप बार बार प्रैक्टिस करें। जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही चित्र आप बढ़िया और अच्छे तरीके से कम समय में बना सकोगे। जितने भी आप चित्र बनाते हो सभी चित्रों को नामांकित किया जाना जरूरी है। यदि आप चित्र बनाते हैं और नामांकित नहीं करते हैं तो चित्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आप विज्ञान संकाय से है, इसलिए नामांकित चित्रों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि आप 10वीं तक के स्टूडेंट है, आपने चित्र बना दिया, नामांकन नहीं किया, तो भी आपको 50% अंक मिलेंगे। लेकिन आप 11th के बाद या 11th या 12th के बाद आप पढ़ रहे हैं और विज्ञान वर्ग से हैं और आपने चित्र बनाया है और उसका नामांकन नहीं किया है, तो वहां पर उसका औचित्य कम रह जाता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे एनेलिडा वर्ग की। एनेलिडा का जो वर्गीकरण है इसको यदि हम देखें तो एनेलिडा को 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है आर्की एनेलिडा। आर्की एनेलिडा उदाहरण है पॉलीगोडियस, ये इसका उदाहरण है। ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम 4 वर्गों के नाम तो याद होने ही चाहिए। 4 वर्गों के नाम याद कर दिए, उसके बाद में आपको ये याद होना चाहिए कि केंचुआ कौन से वर्ग में है। यदि आपको इतना याद है तो मैं मानता हूं आपको काफी कुछ याद है। तो पहला वर्ग हो गया आर्की एनेलिडा, उसके बाद में हो गया पॉलीकीटा, फिर ओलिगोकीटा और लास्ट में हिरुडीनिया। तो ये 4 वर्ग है आर्की एनेलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। ये जो 4 वर्ग है, आपने 4 वर्गों के नाम याद कर लिए। अब इनके एग्जांपल, आर्की एनेलिडा का उदाहरण है पॉलीगोडियस, पॉलीकीटा का उदाहरण है नेरिस और ओलिगोकीटा का उदाहरण क्या है केंचुआ। केंचुआ अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसे कहते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसानों के लिए सहयोग करता है। सहयोग कैसे करेगा? ये किसान जो फसल का उत्पादन करते हैं, मिट्टी में जो बीज बोते हैं, ये केंचुआ क्या करेगा? उस मिट्टी को पोली करता है। जब मिट्टी को पोली करेगा, बिल बढ़ाकर करो, जैसी भी करो, मिट्टी को पोली करेगा तो उसमें फसल अच्छी होती है, उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसको हम किसानों का मित्र कहते हैं। यदि मिट्टी पोली नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? हर बार जमीन में तवी देते हैं। तवी देने से क्या होता है? जमीन पोली हो जाती है। जमीन पोली होने से उत्पादन अधिक होता है। और यदि यही काम केंचुआ हमें फ्री में करके दे दे तो सोने पर सुहागा। मतलब केंचुए ने फ्री में हमें यह काम करके दिया है, इसलिए हम इसको किसानों का मित्र कहते हैं। केंचुओं के द्वारा एक खाद भी बनाई जाती है। इस खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। केंचुए के द्वारा बनाई गई खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है और ये जमीन के लिए उत्तम क्वालिटी की खाद होती है। और केंचुए का यदि वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। क्या नाम है? फेरेटिमा पोस्थुमा। तो इतनी बातें आपको केंचुए के बारे में भी याद रखनी है। और हिरुडीनिया उदाहरण क्या है? लीच या जौक। अब देखिए इतने क्वेश्चन आपके एनेलिडा संघ के अंदर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो जो लक्षण है ये सब में कॉमन चलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक, अनुतंत्र स्तर, द्विपा समित और वास्तविक खंडी भवन, ये अब सभी संघ के अंदर चलेंगे। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है? ये बात हो गई हीमोग्लोबिन के बारे में, उसके बाद में हो गई उत्सर्जन किसके द्वारा होता है उसके बारे में, फिर एक लेंगे कौन सा? नेरिस, द्विलिंगी कौन सा? केंचुआ और जॉब,
लार्वावस्था कौन सी? ट्रोकोफोर। और क्या पाया जाता है इसमें? केंचुआ। केंचुए का वर्ग कौन सा? ओलिगोकीटा। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ क्या करेगा? उत्पादन बढ़ाने का कार्य करेगा, जमीन को क्या करेगा? पोली करेगा। और केंचुआ खाद का निर्माण करेगा और इस खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा। तो एनेलिडा के बारे में ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको याद होनी ही चाहिए। आर्थ्रोपोडा संघ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे बड़े संघ का नाम लिखिए तो कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। जितने जंतु जगत में जातियां पाई जाती है उसकी 2/3 जातियां है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। तो इतना बड़ा ये है वो संघ है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब है संधि, पोडा का मतलब पैर या उपांग। ये ऐसे जीव इसमें आते हैं जिसमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका। आर्थ्रोपोडा संघ का विशेष लक्षण है संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। सबसे बड़ा वर्ग या सबसे बड़ा संघ है। इसमें आर्थ्रोपोडा के अंदर यदि वर्ग की बात करेंगे तो जो इंसेक्टा है या जिसको कीट वर्ग कहते हैं वो सबसे बड़ा वर्ग होता है। तो जितनी भी जंतु की जातियां हैं उसमें से 2/3 जाति है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। तो देखिए ये लक्षण सब में कॉमन है। ये लक्षण इससे पहले हमने पढ़ा एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर ये के लक्षण थे ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक, अन्न तंत्र स्तर का संगठन, द्विपाद समिति और वास्तविक खंडीभवन। ये लक्षण सभी में कॉमन चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से है। तो ये 4-5 है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक है, ऑर्गेन सिस्टम का संगठन है और बाइलेटरल या द्विपाद समित है और वास्तविक खंडीभवन है, ट्रियूली सेगमेंटेशन। ये सब में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और क्या लक्षण है देखिए। जो ये लक्षण दे रखे हैं इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें जो बाह्य कंकाल होता है, जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीटों का बाह्य कंकाल किससे मिलकर बनता है? काइटिन से मिलकर बनता है। और काइटिन क्या होता है? काइटिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है। और यह जो काइटिन होता है ये कवक के अंदर भी पाया जाता है। कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं ये वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के ऊपर जो लक्षण लिखे गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से मैं जिसके ऊपर गोले कर रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लक्षण, ये कैरेक्टर आपको याद होने ही चाहिए। तो ये जो जीव है इनके शरीर में 3 भाग होते हैं। शरीर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सिर, वक्ष और उदर। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 भाग होते हैं शरीर के। सिर भाग, वक्ष भाग, उदर भाग। और तीनों भाग के अंदर प्रत्येक के अंदर एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 3 भाग है तो 3 प्रकार के इसमें उपांग पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो देखिए सभी आवासों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा संघ है, सभी आवासों में तो पाया जाता है इसलिए तो बड़ा है। जल में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, भूमि के अंदर भी पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, वृक्षों के ऊपर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब सभी जगह ये जीव पाए जाते हैं या ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु पाए जाते हैं। इनमें जो देह गुहा होती है, जो सीलोम होती है उसको हीमोसील कहा जाता है। हीमोसील क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर रुधिर खुला पाया जाता है। इसमें जो रुधिर पाया जाता है इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। और परिसंचरण जो तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है। मतलब रुधिर खुले में पड़ा रहता है, अंग इसमें डूबे हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती।
अब यदि रुधिर वाहिनियां पाई जाती तो रुधिर वाहिनियों में बहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है या जो कीट है, इनमें रक्त रंगहीन होता है। रंगहीन होता है इसका मतलब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो आरबीसी भी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये रुधिर रंगहीन होता है और इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के अंग काम में आते हैं। जो जल में पाए जाते हैं उनमें क्लोम पाए जाते हैं, और जो स्थल पर पाए जाते हैं उनमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं, जैसे तिलचट्टे के अंदर होते हैं श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, जैसे बिच्छू के अंदर किताबी फेफड़े पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो सामान्य सतह के द्वारा श्वसन का कार्य करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। अब यदि हम संवेदी अंग की बात करते हैं तो उसमें एक संतुलन पुटी पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट, और श्रृंगिकाएं पाई जाती है, एंटीना, और दो प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं, सामान्य नेत्र और संयुक्त नेत्र। जो संयुक्त नेत्र होते हैं उसमें मोजेइक दृष्टि पाई जाती है, ओमेटिडिया पाए जाते हैं, मोजेइक दृष्टि पाई जाती है। और उत्सर्जन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक संघ के अंदर उत्सर्जन तंत्र अलग अलग प्रकार का होता है। सभी में आपको याद रखना है कि प्लेटी हेलमिंथेस में क्या होगा, एसके हेलमिंथेस में क्या होगा, एनेलिडा में क्या होगा, आर्थ्रोपोडा में क्या होगा। तो एनेलिडा के अंदर क्या था, नेफ्रिडिया पाए जाते थे। यहाँ पर क्या पाई जाती है, मेलपीगी नलिकाएं। मार्सेलो मेलपीगी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको मेलपीगी नलिकाएं कहा जाता है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। अब इनमें भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता के बारे में हमने पहले बात की है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है नर और मादा को अलग अलग करना। तो विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं उस आधार पे नर मादा को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। नर मादा अलग अलग होते हैं इसलिए एक लिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अब अधिकांश जो होते हैं वो अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। देखिए आर्थ्रोपोडा बहुत ही बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा वर्ग है, इसलिए हम इसके वर्गीकरण की अलग से बात करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो संघ है इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहले आपको 5 वर्गों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले क्रस्टेशिया, इनको क्रस्टेशियन बोलते हैं, इंसेक्टा, चैलोपोडा, डिप्लोपोडा और एरेक्निडा, ये 5 वर्ग है। क्रस्टेशियन, इंसेक्टा, चाइलोपोडा, डिप्लोपोडा और एरेक्निड। अब यहाँ पर इसके अलग अलग उदाहरण, क्रस्टेशियन का उदाहरण है पेलिमोन, डेफनिया, क्रेब यानी केकड़ा, लोबस्टर और झींगा मछली, जिसको प्राण भी कहते हैं, झींगा मछली। तो ये उदाहरण किसके हैं, क्रस्टेशियन के हैं। इंसेक्टा, अब आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है लेकिन उसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, इंसेक्टा। तो सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्टा, इसमें इंसेक्ट आते हैं इसलिए इसको कीट वर्ग भी कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले कीट जैसे तिलचट्टा, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, रेशम कीट, दीमक, टिड्डा आदि। अब इसमें जो ये मधुमक्खी है, रेशम कीट है, एक लाभ कीट भी होता है, इनका क्या होता है, आर्थिक महत्व होता है। ये आर्थिक महत्व वाले कीट होते हैं। कैसे होते हैं कि मधुमक्खी से क्या प्राप्त करते हैं, हम शहद प्राप्त करते हैं। रेशम कीट से क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। और इनका क्या होता है, व्यावसायिक उपयोग होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मधुमक्खी है और जो रेशम कीट है ये हमारे लिए आर्थिक महत्व के कीट होते हैं। तो आर्थिक महत्व के कीट इंसेक्टा वर्ग के अंदर आते हैं।
चाइलोपोडा के अंदर आता है कन खजूरा, जिसको हम सेंटीपीड कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं कौन हड़ाई। और डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा इसमें जो इसका उदाहरण है वो है मिलीपीड। मिलीपीड का मतलब है इसमें जो पैर होते हैं वो अधिक होते हैं, जूलस इसको कहा जाता है। एरेक्निडा, एरेक्निडा के अंदर आते हैं बिच्छू और मकड़ी। तो ये इसके अंदर आते हैं। बिच्छू के बारे में बात करें तो इसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? किताबी फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये बिच्छू के बारे में बात हो गई। तो इस तरह से जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे बड़ा वर्ग है वो इंसेक्टा होता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर 2 वर्गों के बारे में, 2 संघों के बारे में डिस्कस किया। 2 संघ हमने पढ़े, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। 2 संघ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि उसमें खंडी बोन वाले, जिसमें केंचुआ आता है, केंचुआ इंपॉर्टेंट है, एक हमने वो पढ़ा। दूसरा हमने आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा वर्ग है, हमने उसके बारे में बात की। और 11th NCERT बायो के अंदर जो केंचुआ है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले पाठों के अंदर। और जो आर्थ्रोपोडा है इसमें हम किसको पढ़ेंगे? तिलचट्टा को कंप्लीट पढ़ेंगे। इस तरह से अभी तक हमने जो बात की है उसमें से एक तो केंचुआ और दूसरा तिलचट्टा, इन 2 जीवों को हम अलग से एक पाठ के अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे। मतलब केंचुए को A to Z जितने भी इसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, एक एक अंग तंत्र के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वैसे के वैसे तिलचट्टा के अंदर भी A to Z हम अलग से बात करेंगे। इसलिए ये दोनों जो संघ है ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।